नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को समझने के लिए पहले ये देखो कि इंडिया अपने आसपास के रीजन को सिर्फ मैप पर पड़ोसी जोन नहीं मानता, बल्कि अपनी इमीडिएट स्ट्रेटेजिक स्पेस मानता है। इसका बेसिक मतलब है कि साउथ एशिया में स्टेबिलिटी, इन्फ्लुएंस और ट्रस्ट का सबसे बड़ा स्टेक इंडिया का ही है। तो जब स्लाइड बोलती है कि एनएफपी इंडिया की रीजनल प्राइमेसी को ऑपरेशनलाइज करता है, इसका सिंपल मतलब है कि जो बात स्ट्रैटेजी पेपर्स में होती थी, उसे प्रैक्टिकल पॉलिसी में बदला गया। यहाँ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब कॉलोनी बनाना नहीं है। इसका मतलब है अपने नियर बाय रीजन में ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जहां पॉलिटिकल डायरेक्शन, ट्रेड फ्लो और सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पर इंडिया का नेचुरल वेट दिखे। देखो, मैप में इंडिया सेंटर में है और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स उसके अराउंड दिख रहे हैं। विजुअल खुद बताता है कि जियोग्राफी इंडिया को सेंट्रल पोजीशन देती है। जियोग्राफी कभी न्यूट्रल नहीं होती। जो सेंटर में होता है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है और सस्पेशन भी ज़्यादा होता है। अब गुजराल डॉक्ट्रिन पर फोकस करो। इस डॉक्ट्रिन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था नॉन रेसिप्रोसिटी। इसका मतलब है कि इंडिया छोटे पड़ोसियों को कुछ कंसेशंस दे सकता है बिना ये मांगे कि तुम भी उतना ही वापस दो। हाँ, बिल्कुल, ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन लॉजिक से अलग है। क्यों? क्योंकि जब पावर असिमेट्रिक हो तब एग्जैक्ट रेसिप्रोसिटी डिमांड करना फेयरनेस नहीं होता। एक बड़ा देश और एक छोटा देश सेम कैपेसिटी से रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। तो ट्रस्ट का पहला स्टेप बड़े देश को ही लेना पड़ता है। इसीलिए बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव्स, श्रीलंका जैसे स्टेट्स को यूनिलैटरल कंसेशंस का आइडिया दिया गया। नोटिस करो, पाकिस्तान और चाइना को इस फ्रेम से लार्जली बाहर दिखाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्रिन का टारगेट हॉस्टाइल पैरिटी स्टेट्स नहीं, बल्कि इमीडिएट स्मॉलर नेबर्स थे। लेकिन पॉलिसी का विजन और इम्प्लीमेंटेशन एक चीज नहीं होते। स्लाइड के राइट साइड में 3 पिलर्स दिख रहे हैं: जियोपॉलिटिकल प्राइमेसी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और सिक्योरिटी इंपेरेटिव्स। इन तीनों का फ्लो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर ट्रेड इजी नहीं होगा तो इन्फ्लुएंस वीक होगा। अगर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन वीक होगी तो कनेक्टिविटी भी रिस्क में रहेगी। और अगर एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स वैक्यूम भर देंगे तो इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को चैलेंज मिलेगा। तो एनएफपी का डीपर लॉजिक ये है कि नेबरहुड को इग्नोर करोगे तो बाहर की पावर्स अंदर आएंगी। अब लास्ट पॉइंट सबसे रियलिस्टिक है। विजन फ्रिक्शनलेस बॉर्डर्स का हो सकता है, पर ग्राउंड पर नॉन टैरिफ बैरियर्स आ जाते हैं। इंफ्रा रैपिड ट्रांजिट के लिए बन सकता है, पर डिलेड एग्जीक्यूशन और कॉस्ट ओवररन्स उसे स्लो कर देते हैं। सिक्योरिटी कोऑपरेशन का प्लान होता है, पर रिजीम चेंजेस और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पार्टनर स्टेट्स को पलट देते हैं। सोचो जरा, अगर पड़ोसी देश की गवर्नमेंट बदल जाए और नई लीडरशिप इंडिया को डोमेस्टिक एनिमी बनाकर वोट्स ले, तो बेस्ट डिजाइन्ड पॉलिसी भी अटक सकती है। इसीलिए एनएसपी सिर्फ गुडविल पॉलिसी नहीं है, ये पेशेंस, कैपेसिटी और कांस्टेंट पॉलिटिकल मैनेजमेंट की पॉलिसी है। समझ आया? कोर लेसन ये है, इंडिया का नेबरहुड नेचुरल एडवांटेज भी है और परमानेंट टेस्ट भी। रीजनल कनेक्टिविटी डेफिसिट का सिंपल मतलब है कि पड़ोस में होने के बावजूद मूवमेंट इजी नहीं है। साउथ एशिया मैप पर कॉम्पैक्ट लगता है, लेकिन एक्चुअल ट्रांजिट बहुत फ्रैगमेंटेड है। एक ट्रक को बॉर्डर क्रॉस करने में इतना डिले हो सकता है कि सी रूट कभी-कभी सस्ता पड़ जाए। देखो, स्लाइड में कंपैरेटिव ट्रांजिट टाइमलाइन और कस्टम्स, स्कैनिंग, बॉर्डर क्रॉसिंग, डेस्टिनेशन क्लियरेंस जैसा चेन दिख रहा है। ये बताता है कि प्रॉब्लम सिर्फ रोड्स की नहीं है, प्रॉब्लम प्रोसीजर्स की भी है। इसीलिए कनेक्टिविटी का मतलब सिर्फ रोड बनाना नहीं होता। कनेक्टिविटी का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस रूल्स प्लस ट्रस्ट प्लस डिजिटल कोऑर्डिनेशन। अब बीबीआईएन मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट को समझो। बीबीआईएन मतलब बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। इसका बेसिक आइडिया ये था कि पैसेंजर और कार्गो मूवमेंट को स्मूदर बनाया जाए, ताकि गाड़ियों को हर बॉर्डर पर अननेसेसरी रुकना ना पड़े। ये बहुत टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसके पॉलिटिकल इफेक्ट्स डीप होते हैं। जब ट्रक्स जल्दी चलेंगे, सप्लाई चेन स्टेबल होंगी। जब बसेस चलेंगी, लोगों के बीच कांटेक्ट बढ़ेगा। जब लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घटेगी, तब रीजन में इंडिया लेड इंटीग्रेशन ज़्यादा नेचुरल लगेगा। कनेक्टिविटी फॉरेन पॉलिसी का साइलेंट वेपन है। लेकिन भूटान के इकोलॉजिकल कंसर्न्स ने फुल रैटिफिकेशन को रोक दिया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनलिज्म कभी एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता,
हर स्टेट अपनी डोमेस्टिक इकोलॉजी, सॉवरेंटी और लोकल पॉलिटिक्स को लेकर सेंसिटिव होती है। तो इंडिया को अपना प्रोजेक्ट पुश करते वक्त पड़ोसी की एंग्जाइटीज को एब्जॉर्ब भी करना पड़ता है। स्लाइड में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट्स, कस्टम्स हार्मोनाइजेशन और ट्रांजिट ट्रीटीज का विजुअल भी है। ये तीन टर्म्स सिंपल लैंग्वेज में समझो। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट मतलब एक ऐसा बॉर्डर पॉइंट जहां मल्टीपल एजेंसीज कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करें। कस्टम्स हार्मोनाइजेशन का मतलब अलग अलग रूल बुक्स को इतना क्लोज लाना कि ट्रेड स्लो ना हो। ट्रांजिट ट्रीटी का मतलब किसी देश की टेरिटरी को मूवमेंट के लिए यूज करने का फॉर्मल रूल बेस्ड अरेंजमेंट। जब ये तीन चीजें साथ आती हैं, तब बॉर्डर बैरियर से गेटवे बन सकता है, वरना सेम बॉर्डर चोक पॉइंट बन जाता है। अब डीपर क्वेश्चन पूछो, इंडिया कनेक्टिविटी पर इतना जोर क्यों देता है? क्योंकि आइसोलेशन स्ट्रेटेजिक वैक्यूम क्रिएट करता है। अगर इंडिया सब रीजन को कनेक्ट नहीं करेगा, तो या तो इलिसिट फ्लोज बढ़ेंगे या एक्स्ट्रा रीजनल फाइनेंसिंग अपना स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट जमा देगा। रीजनल रोड्स, रेल, पोर्ट्स और कस्टम्स मॉडर्नाइजेशन इकोनॉमिक प्रोजेक्ट लगते हैं, पर एक्चुअली ये जियोपॉलिटिकल शील्ड भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बांग्लादेश थ्रू नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करना सिर्फ ट्रांसपोर्ट इशू नहीं, ये इंडिया के इंटरनल इंटीग्रेशन और एक्सटर्नल रीजनल रीच दोनों का इशू है। लेकिन बॉटलनेक सिर्फ पड़ोसी में नहीं, इंडिया के अंदर भी होते हैं। ब्यूरोक्रेटिक ओवरलैप, स्टेट सेंटर कोऑर्डिनेशन इश्यूज, लैंड एक्विजिशन, सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शंस और लोकल रेजिस्टेंस प्रोजेक्ट्स को स्लो करते हैं। तो लेसन ये है कि ट्रांजिट आर्किटेक्चर तभी काम करेगा जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों इंप्रूव हों। हार्डवेयर मतलब रोड्स, रेल, पोर्ट्स। सॉफ्टवेयर मतलब ट्रस्ट, डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल सिस्टम्स, लीगल क्लैरिटी। बिल्कुल ठीक। जब तक दोनों अलाइन नहीं होंगे, तब तक रीजनल कनेक्टिविटी का प्रॉमिस हाफ बिल्ट ही रहेगा। क्लियर है? कनेक्टिविटी कोई साइड टॉपिक नहीं, ये इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी का बैकबोन है। स्ट्रक्चरल एसिमेट्री का मतलब है बिल्ट इन अनइक्वल पावर। इंडिया साउथ एशिया में साइज, पॉपुलेशन, इकोनॉमी और मिलिट्री कैपेबिलिटी सब में बहुत बड़ा है, तो रिलेशन स्टार्टिंग लाइन से ही अनइक्वल होता है। देखो टॉप राइट ग्राफ में इंडिया का बार सबसे बड़ा है और बाकी छोटे हैं। इसलिए प्रॉब्लम सिर्फ इंटेंशंस की नहीं होती, परसेप्शन की भी होती है। इवन अगर इंडिया कोऑपरेटिव बिहेव करे, तब भी छोटे नेबर्स को लग सकता है कि इंडिया डोमिनेट करेगा। ये ही बिग ब्रदर सिंड्रोम है। समझ लो पावर का प्रेशर कभी-कभी बिना डायरेक्ट कोअर्जन के भी फील होता है। अब क्वेश्चन है, एसिमेट्री से एंटी इंडिया सेंटिमेंट कैसे निकलता है? जब एक देश बहुत बड़ा हो, तो उसके अगेंस्ट लोकल पॉलिटिक्स में नेशनलिज्म मोबिलाइज करना इजी हो जाता है। स्लाइड में एंटी इंडिया रेटोरिक और इलेक्टोरल कंपल्शंस का फ्लो दिख रहा है। इसका मतलब है कि इंडिया पर ब्लेम डालना डोमेस्टिक वोट गेनिंग टूल बन सकता है। कोई पार्टी बोलेगी कि इंडिया इंटरफेरेंस कर रहा है, कोई बोलेगी इंडिया ट्रेड स्क्वीज कर रहा है, कोई बोलेगी इंडिया लोकल आइडेंटिटी को थ्रेटन करता है। क्या ये हमेशा फैक्ट बेस्ड होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर पॉलिटिक्स में नैरेटिव का काम एविडेंस से पहले हो जाता है। इसीलिए इवन फ्रेंडली गवर्नमेंट्स भी कभी-कभी इंडिया से डिस्टेंस दिखाती हैं। एथनो नेशनल फ्रिक्शंस इस प्रोसेस को और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। सोचो तमिल इशू श्रीलंका में, मधेसी क्वेश्चन नेपाल में या बंगालीज इन असम का स्पिलओवर। बॉर्डर्स लाइन से बंद हो सकते हैं, आइडेंटिटी से नहीं। क्रॉस बॉर्डर किनशिप डायनामिक्स का मतलब है कि एक साइड की पॉलिटिक्स दूसरी साइड की सेंसिटिविटीज को टच करती है। स्लाइड का मैप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स स्पिलओवर को हाईलाइट करता है। ये बहुत सीरियस चीज है। अगर इंडिया किसी नेबरिंग एथनिक इशू पर कंप्लीटली साइलेंट रहे, तो मॉरल क्रिटिसिज्म हो सकता है। अगर बोले, तो इंटरफेरेंस का चार्ज आ सकता है। तो इंडिया के लिए राइट बैलेंस निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ एक और सटल पॉइंट है। स्मॉलर नेबर्स अक्सर इंडिया को सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी चाहते हैं और ऑटोनॉमी भी, हाँ, दोनों साथ। एग्जाम्पल के लिए, क्राइसिस के टाइम इंडिया से क्विक सपोर्ट चाहिए, लेकिन नॉर्मल पॉलिटिक्स में इंडिया से डिस्टेंस भी दिखाना होता है। इसलिए रिलेशनशिप लीनियर नहीं होता, वार्मथ और सस्पिशन साथ साथ चल सकते हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन समझना जरूरी है। अब एक स्ट्रेस टेस्ट करो। क्या सॉल्यूशन सिर्फ इंडिया को और जेनरस बन जाना चाहिए? नो, नॉट एग्जैक्टली। जेनरॉसिटी यूजफुल है, पर इनफ नहीं, क्योंकि मिसट्रस्ट का सोर्स सिर्फ पॉलिसी आउटपुट नहीं, स्ट्रक्चरल पोजीशन भी है।
इंडिया चाहे कंसेशन दे, फिर भी एसिमेट्री रहेगी। तो इंडिया को दो चीज़ें पैरेलल करनी पड़ती है, मटेरियल कोऑपरेशन और सिंबॉलिक सेंसिटिविटी। मटेरियल कोऑपरेशन मतलब ट्रेड, एड, एनर्जी, कनेक्टिविटी। सिंबॉलिक सेंसिटिविटी मतलब पब्लिक मैसेजिंग, कंसल्टेशन, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, नॉन हेक्टरिंग टोन। समझ रहे हो? कभी कभी एक हार्श स्टेटमेंट पूरे प्रोजेक्ट को डैमेज कर सकता है। इसलिए नेबरहुड डिप्लोमेसी में सक्सेस का मतलब सिर्फ डील साइन करना नहीं है। सक्सेस का मतलब है एसिमेट्री को डोमिनेशन जैसे फील ना होने देना। इंडिया रीजन का लार्जेस्ट पावर है, लेकिन सस्टेनेबल लीडरशिप तभी मिलेगी जब नेबर्स को लगे कि इंडिया का राइज उनके लिए स्पेस क्रिएट करता है, स्क्वीज नहीं। बस यही स्लाइड का रियल मैसेज है। साउथ एशिया को सिर्फ लैंड पॉलिटिक्स से समझना गलत होगा। इस रीजन की एक बहुत बड़ी रियलिटी रिवर्स हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां बॉर्डर्स को इग्नोर करती हैं, तो वाटर इशू नेचुरली क्रॉस बॉर्डर इशू बन जाता है। स्लाइड में ट्रांसनेशनल रिवर्स, हाइड्रो डिप्लोमेसी और इकोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स लिखा है। इसका सिंपल मतलब है कि पानी सिर्फ रिसोर्स नहीं, डिप्लोमैटिक सब्जेक्ट भी है। और डिप्लोमेसी यहाँ ईजी नहीं होती, क्योंकि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम इंटरेस्ट्स अलग होते हैं। जो कंट्री अपर राइपेरियन होती है, उसके पास सोर्स के पास ज़्यादा कंट्रोल होता है। जो लोअर राइपेरियन होती है, उसे फ्लो, टाइमिंग और क्वालिटी की टेंशन रहती है। अब रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट को समझो। स्लाइड में डैम का डायग्राम है और नो लार्ज रिजर्वॉयर टाइप आइडिया दिख रहा है। रन ऑफ द रिवर का मतलब होता है कि रिवर के नेचुरल फ्लो को डाइवर्ट करके पावर जनरेट करो, पर मैसिव स्टोरेज रिजर्वॉयर न बनाओ। इंडिया इस मॉडल को प्रेफर करता है, स्पेशली इंडस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इससे ट्रीटी कंप्लायंस का आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग बनता है और डाउनस्ट्रीम फियर्स कम किए जा सकते हैं। लेकिन क्या डाउनस्ट्रीम सस्पेशन पूरी तरह खत्म हो जाता है? नहीं, क्योंकि पानी सिर्फ इंजीनियरिंग मैटर नहीं, ट्रस्ट मैटर भी है। अगर नेबर को लगता है कि आप सीजनल फ्लो मैनिपुलेट कर सकते हो, तो टेक्निकल लीगैलिटी भी पॉलिटिकल एंग्जाइटी को फुली काम नहीं करती। इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी यहाँ और लेयर ऐड करती है। हिमालय फ्रेजाइल जोन है, ग्लेशियर मेल्ट पैटर्न चेंज हो रहा है, रेनफॉल इर्रेगुलर हो रहा है, फ्लड्स और ड्राउट्स दोनों अनप्रेडिक्टेबल हो रहे हैं। तो ओल्ड वाटर शेयरिंग अजम्पशंस अनस्टेबल हो रहे हैं। देखो स्लाइड में रिवर बेसिन मैप और फ्लड डेटा शेयरिंग प्रोटोकॉल्स का चार्ट है, जहां 24 आवर्स जैसा वार्निंग स्ट्रक्चर मेंशन्ड है। इसका मतलब प्रैक्टिकल कोऑपरेशन का एक बेसिक लेवल ये है कि स्टेट्स एक दूसरे को टाइमली हाइड्रोलॉजिकल डेटा दे। क्यों? ताकि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस बेटर हो और डाउनस्ट्रीम पॉपुलेशंस को सडन शॉक न लगे। अब बिगर जियोपॉलिटिकल क्वेश्चन पूछो, क्या हाइड्रो प्रोजेक्ट सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी के लिए होते हैं? बिल्कुल नहीं, ये सॉवरेंटी, डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग सब कुछ होते हैं। अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट कभी कभी ये मैसेज भी होता है कि स्टेट अपनी टेरिटरी और रिसोर्सेज पर एक्टिव कंट्रोल दिखाना चाहता है। इसीलिए रिवर प्रोजेक्ट्स पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी बहुत होती है। लीडर बोल सकता है कि हम अपना पानी यूज करेंगे, लेकिन अगर ऐसा लैंग्वेज अग्रेसिव हो जाए तो ट्रांस बाउंड्री ट्रस्ट टूट सकता है। जॉइंट रिवर कमीशन जैसे मैकेनिज्म्स का रोल यहीं आता है। इंस्टीट्यूशनल डायलॉग का मतलब ये नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म, इसका मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट को मैनेजेबल बनाया जाए। डेटा शेयरिंग, प्रायर नोटिफिकेशन, टेक्निकल रिव्यू, सीजनल कंसल्टेशन और डिस्प्यूट डी-एस्केलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं। समझ लो, पानी को जीरो सम बना दिया तो रीजन में परमानेंट इनसिक्योरिटी बढ़ेगी। कोऑपरेटिव बेसिन मैनेजमेंट का लॉजिक ये है कि रिवर सिस्टम इंटीग्रेटेड है तो गवर्नेंस भी इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। तो स्लाइड का कोर लेसन ये है, हाइड्रो डिप्लोमेसी में लॉ, इकोलॉजी, इंजीनियरिंग और पॉलिटिक्स सब एक साथ काम करते हैं। इंडिया को यहाँ स्मार्ट बैलेंस रखना पड़ता है। एनर्जी भी चाहिए, ट्रीटी क्रेडिबिलिटी भी चाहिए, इकोलॉजिकल प्रूडेंस भी चाहिए और नेबर ट्रस्ट भी। इसी बैलेंस का नाम मैच्योर रीजनल स्टेटक्राफ्ट है। बॉर्डर मैनेजमेंट को सिर्फ फेंसिंग या सोल्जर्स तक रिड्यूस करना बहुत सरफेस लेवल समझ होगा। इंडिया के कई बॉर्डर्स पोरस हैं, स्पेशली बांग्लादेश और नेपाल साइड पर। मूवमेंट, किनशिप, ट्रेड और इनफॉर्मल एक्सचेंज का लॉन्ग हिस्ट्री है। पोरस बॉर्डर का मतलब ये नहीं कि बॉर्डर मिसिंग है। इसका मतलब है कि बॉर्डर लीगल लाइन होने के बावजूद सोशल और इकोनॉमिक लाइफ उस लाइन को रेगुलरली क्रॉस करती है। तो मैनेजमेंट का चैलेंज डबल हो जाता है। एक तरफ लीगल मूवमेंट को अलाउ करना है, दूसरी तरफ इल्लीगल फ्लोज को रोकना है।
स्लाइड में लेयर्ड फेंसिंग, फ्लड लाइट और कमांड कंट्रोल नोड टाइप विजुअल्स दिख रहे हैं। ये बताता है कि इंडिया बॉर्डर को स्मार्टर और मोर सर्वेल्ड स्पेस में कन्वर्ट करना चाहता है। अब कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को सिंपल लैंग्वेज में समझो। ये एक ऐसा अप्रोच है जहां फिजिकल बैरियर्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, डेटा इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन सब कंबाइन होते हैं। यानी सिर्फ एक वॉल नहीं, बल्कि सेंसर्स, कैमरास, कम्युनिकेशन लिंक्स, पेट्रोल पैटर्न्स और रिस्पॉन्स टीम्स का नेटवर्क। क्यों? क्योंकि आज का बॉर्डर थ्रेट सिर्फ इन्वेजन नहीं होता। स्मगलिंग, फेक करेंसी, नार्कोटिक्स, आर्म्स मूवमेंट, कैटल रूट्स, अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेशन और कोवर्ट नेटवर्क सब मिक्स्ड फॉर्म में आते हैं। अगर स्टेट सिर्फ एक डायमेंशन देखेगी तो बाकी चैनल्स खुले रहेंगे। स्लाइड में अनरेगुलेटेड क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन और इट्स इम्पैक्ट भी दिखाया गया है। ये टॉपिक बहुत पॉलिटिकली सेंसिटिव है। सिंपल पॉइंट ये है कि माइग्रेशन सिर्फ ह्यूमन मूवमेंट नहीं होता, वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, वेलफेयर प्रेशर, लेबर कंपटीशन और इलेक्टोरल नैरेटिव से जुड़ जाता है। आसाम जैसी जगह पर डेमोग्राफिक ऑल्टरेशन का फियर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का मेजर सोर्स बन जाता है। अब यहाँ केयरफुल डिस्टिंक्शन जरूरी है। हर माइग्रेंट सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होता, लेकिन लार्ज अनडॉक्यूमेंटेड फ्लोज स्टेट कैपेसिटी और लोकल आइडेंटिटी कंसर्न्स को शार्प कर देते हैं। इसी गैप में पॉलिटिक्स पोलराइज हो जाती है। ये भी समझो कि इल्लीगल नेटवर्क्स और जेन्युइन लोकल लाइवलीहुड कभी-कभी मिक्स्ड होते हैं। बॉर्डर विलेजेस के लिए क्रॉसिंग, पेटी ट्रेड, सोशल विजिट्स और सीजनल मूवमेंट नॉर्मल लाइफ का हिस्सा रहे हैं। तो ओवरली मिलिटराइज्ड रिस्पॉन्स लोकल रिजेंटमेंट क्रिएट कर सकता है, लेकिन लैक्स रिस्पॉन्स से ट्रैफिकिंग और क्रिमिनल सिंडिकेट्स ग्रो कर सकते हैं। सो राइट पॉलिसी क्या है? बैलेंस, सिक्योर बट नॉट ब्लाइंड, ह्यूमेन बट नॉट नाइव। एग्जैक्टली। विजुअल में एसिमेट्रिक थ्रेट कॉन्सेंट्रेशंस का हीट मैप है। इसका मतलब थ्रेट हर जगह सेम लेवल का नहीं है। पॉलिसी को जोन स्पेसिफिक होना चाहिए। हाई रिस्क कॉरिडोर में स्ट्रॉन्ग सर्वेलेंस, लो रिस्क कम्युनिटी जोन में फैसिलिटेशन प्लस रेगुलेशन। बॉर्डर मैनेजमेंट का मैच्योर मॉडल यूनिफॉर्म ब्लैंकेट कंट्रोल नहीं, डिफरेंशिएटेड कंट्रोल होता है। अब एक डीपर क्वेश्चन, डेमोग्राफिक एंजाइटी फॉरेन पॉलिसी टॉपिक कैसे बन गई? क्योंकि जब माइग्रेशन इशू लोकल पॉलिटिक्स को डीस्टेबलाइज करता है, तब बायलैटरल रिलेशंस भी इंपैक्ट होते हैं। रिपैट्रिएशन टॉक्स, डॉक्यूमेंटेशन फ्रेमवर्क्स, फेंसिंग डिस्प्यूट्स और फायरिंग इंसिडेंट्स सब डिप्लोमैटिक एजेंडा बन जाते हैं। तो बॉर्डर डोमेस्टिक और फॉरेन के बीच का ब्लर्ड जोन है। इस स्लाइड का रियल मैसेज ये है कि इंडिया को बॉर्डर्स को हार्ड लाइन और लिविंग फ्रंटियर दोनों तरीके से समझना पड़ता है। सिर्फ सिक्योरिटी लेंस से देखोगे तो पॉलिटिक्स मिस करोगे, सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन लेंस से देखोगे तो स्टेट रिस्क मिस करोगे। दोनों को साथ रखना ही स्मार्ट पॉलिसी है। सार्क का आइडिया बहुत प्रॉमिसिंग था। साउथ एशिया के स्टेट्स एक कॉमन रीजनल प्लेटफॉर्म पर कोऑपरेट करें, लेकिन स्लाइड का पॉइंट यह है कि इंस्टीट्यूशन पैरालिसिस का शिकार हो गया। सबसे बड़ा रीजन इंडिया पाकिस्तान राइवलरी है। जब बायलैटरल हॉस्टिलिटी रीजनल टेबल पर आ जाती है तो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन फ्रीज हो जाता है। देखो स्लाइड में सार्क स्ट्रक्चरल पैरालिसिस का डायग्राम है, जहां वीटो ओवरराइड और टेररिज्म रिलेटेड ब्लॉकेज जैसी चीजें विजुअल फॉर्म में दिख रही हैं। इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशन का फॉर्मल शेल बच सकता है, पर इफेक्टिव एक्शन रुक जाता है। मीटिंग हो सकती है, डिक्लेरेशंस आ सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक मोमेंटम मर जाता है। अब पूछो इंस्टीट्यूशन वीक क्यों होता है? क्योंकि रीजनल कोऑपरेशन को मिनिमम ट्रस्ट चाहिए। सार्क में सिक्योरिटी मिसट्रस्ट इतना हाई रहा कि ट्रेड, कनेक्टिविटी, एनर्जी जैसी नॉन पॉलिटिकल लगने वाली चीजें भी हॉस्टेज बन गई। पाकिस्तान का वीटो बिहेवियर स्पेशली इंडिया बैक्ड इनिशिएटिव्स पर रिपीटेडली ऑब्स्टिकल बना। इसी कॉन्टेक्स्ट में साफ्टा को भी समझो। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया का आइडिया था टैरिफ बैरियर्स कम करना, लेकिन स्लाइड क्लियरली दिखाती है कि सेंसिटिव लिस्ट्स, पैरा टैरिफ्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स के कारण रियल ट्रेड पोटेंशियल अनलॉक नहीं हुआ। ग्राफ में इंट्रा रीजनल ट्रेड बहुत लो दिख रहा है, स्पेशली एशियान और ईयू के कंपैरिजन में। इंस्टीट्यूशन नाम से फ्री ट्रेड एरिया हो सकता है, पर एक्चुअल मार्केट इंटीग्रेशन ना के बराबर भी रह सकती है। अब इंडिया ने क्या किया? यहीं से सब रीजनल ऑल्टरनेटिव्स की इंपॉर्टेंस आती है। जब फुल रीजन फोरम ब्लॉक हो जाए तो स्मॉलर कोएलिशंस में काम बढ़ाओ। इस लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है। ये सार्क को फॉर्मली अबैंडन करना नहीं, बल्कि फंक्शनल बाईपास बनाना है। स्लाइड में द मिनी लैटरल बाईपास और सब रीजनल फ्रेमवर्क का मैप दिख रहा है। यानी जो काम 8 स्टेट्स के साथ नहीं हो पा रहा, वो 3, 4 या 5 विलिंग पार्टनर्स के साथ करो।
दिस इज क्लासिक प्रैग्मेटिक रीजनलिज्म। लेकिन एक काउंटर क्वेश्चन भी पूछना चाहिए, क्या सब रीजनलिज्म सार्क फेलियर का परमानेंट सोल्यूशन है? नो, नॉट एग्जैक्टली। ये वर्क अराउंड है, फुल सब्स्टिट्यूट नहीं, क्योंकि पूरे साउथ एशिया की प्रॉब्लम्स फ्रैगमेंट भी नहीं होती। वाटर, माइग्रेशन, पब्लिक हेल्थ, क्लाइमेट और टेररिज्म बॉर्डर क्लस्टर से बाहर जा सकते हैं। तो मिनीलैटरलिज्म यूजफुल है, बट कॉम्प्रहेंसिव रीजनल ऑर्डर का रिप्लेसमेंट नहीं। फिर भी पॉलिसी मेकर को आइडियल वर्ल्ड का वेट नहीं करना चाहिए। जहां कोऑपरेशन पॉसिबल हो, वहीं से स्टार्ट करना होता है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये शिफ्ट स्ट्रेटेजिक भी है और इकोनॉमिक भी। स्ट्रेटेजिक इसलिए क्योंकि डेडलॉक को पाकिस्तान वीटो से फ्री किया जा सकता है। इकोनॉमिक इसलिए क्योंकि कनेक्टिविटी और सप्लाई चेन्स विलिंग पार्टनर्स के थ्रू आगे बढ़ सकती हैं। समझ रहे हो? इंस्टीट्यूशन तभी वैल्यूएबल है जब वो डिलीवर करे, सिर्फ सिंबलिज्म से रीजन इंटीग्रेट नहीं होता। इस स्लाइड का कोर लेसन ये है कि रीजनलिज्म एक फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं। कभी ब्रॉड फोरम यूजफुल होता है, कभी स्मॉलर कोएलिशन। इंडिया ने यहाँ रियलिज्म दिखाया। प्रिंसिपल लेवल साउथ एशियन कोऑपरेशन को रिजेक्ट नहीं किया, पर डिलीवरी के लिए ऑल्टरनेट पाथवेज बनाए। बस यही ट्रांजिशन सार्क स्टैग्नेशन से प्रैक्टिकल नेबरहुड स्ट्रैटेजी तक का ब्रिज है। बिम्स्टेक को समझने के लिए पहले उसका स्ट्रेटेजिक रोल समझो। ये सिर्फ एक और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इंडिया के लिए ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच ब्रिज प्लेटफॉर्म है। स्लाइड का पहला विजुअल बहुत टेलिंग है। एक एरो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से आ रहा है और दूसरा एक्ट ईस्ट पॉलिसी से। इसका मतलब सिंपल है, इंडिया अपने इमीडिएट नेबरहुड को ईस्टवर्ड इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक ओपनिंग से जोड़ना चाहता है। तो बिम्स्टेक रीजनलिज्म का एक्सपेंशन है, एस्केप भी है और कनेक्शन स्ट्रैटेजी भी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों बना? क्योंकि सार्क इंडिया पाकिस्तान डेडलॉक में अटका रहा। बिम्स्टेक में पाकिस्तान नहीं है, इसलिए एजेंडा स्मूदर तरीके से मूव कर सकता है। लेकिन बस इतना कहना काफी नहीं। रियल पॉइंट यह है कि बे ऑफ बंगाल स्पेस को इंडिया एक न्यू जियो इकोनॉमिक थिएटर के रूप में देख रहा है। जियो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब है इकोनॉमिक्स के थ्रू स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी को शेप करना। पोर्ट्स, शिपिंग लेन्स, मल्टी मोडल कॉरिडोर्स, कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी लिंक्स, डिजिटल सिस्टम्स और सप्लाई चेन्स मिलकर इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं। तो बिम्स्टेक का लॉजिक ये है कि रीजन को सिर्फ कॉन्टिनेंटल साउथ एशिया के फ्रेम में मत देखो, उसे मैरीटाइम बे ऑफ बंगाल फ्रेमवर्क में भी देखो। स्लाइड में रैशनलाइज्ड सेक्टोरल कोऑपरेशन का सर्कुलर चार्ट है, जहां ट्रेड, कनेक्टिविटी, एनर्जी, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज जैसे पिलर्स दिख रहे हैं। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एजेंडा को फोकस्ड बनाया। पहले बहुत ज्यादा सेक्टर्स होने से अकाउंटेबिलिटी डाइल्यूट होती थी। अब फ्यूअर फोकस्ड पिलर्स का मतलब क्लियरर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इंस्टीट्यूशन डिजाइन का इंपॉर्टेंट लेसन है। स्कोप ज्यादा होगा तो एक्शन स्लो हो सकता है। स्कोप रैशनलाइज करोगे तो आउटपुट इंप्रूव हो सकता है। अब मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी पर आओ। स्लाइड में इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे और कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं। ये दो विजुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये बताते हैं कि बिम्स्टेक एब्स्ट्रैक्ट समिट डिप्लोमेसी से आगे बढ़कर कॉरिडोर पॉलिटिक्स तक पहुंचना चाहता है। हाईवे का मतलब लैंड लिंक, कालादान का मतलब सी रिवर रोड कॉम्बिनेशन, मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स का मतलब एक ही ट्रांसपोर्ट मोड पर डिपेंड ना रहना। क्यों यूजफुल? क्योंकि रिडंडेंसी रेजिलियंस देती है। अगर एक रूट डिसरप्ट हो, दूसरा काम आ सकता है। अब डीपर स्ट्रेटेजिक लेयर देखो। बे ऑफ बंगाल में एक्टिव कनेक्टिविटी इंडिया को नॉर्थ ईस्ट को ओपन करने, म्यांमार थ्रू साउथ ईस्ट एशिया से जुड़ने और मैरीटाइम कंपटीशन में अपनी पोजीशन स्ट्रांग करने में हेल्प करती है। बिल्कुल ठीक, ये ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट लिंकेजेस और सी लेन अवेयरनेस को भी स्ट्रेंथन करती है। तो बिम्स्टेक सिर्फ ट्रेड क्लब नहीं, ये स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर है। लेकिन कॉशन भी है। प्रोजेक्ट्स अनाउंस करना इजी है, एग्जीक्यूट करना हार्ड। टेरेन डिफिकल्ट है, इंसर्जेंसी जोन्स हैं, फंडिंग डिलेज होते हैं, पार्टनर कैपेसिटीज अनइक्वल हैं। तो बिम्स्टेक की क्रेडिबिलिटी स्पीचेस से नहीं, कंप्लीटेड कॉरिडोर से बनेगी। समझ आया? इस स्लाइड का एसेंस ये है कि इंडिया अपनी नेबरहुड पॉलिसी को ईस्टवर्ड मैरीटाइम कनेक्टिविटी फ्रेमवर्क के साथ फ्यूज कर रहा है। यहीं से बिम्स्टेक एक प्रैक्टिकल, फ्यूचर ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। डिजास्टर डिप्लोमेसी पहले सुनने में सॉफ्ट टॉपिक लग सकता है, लेकिन एक्चुअली ये हार्ड स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्रिएट करता है। साउथ एशिया और इंडियन ओशन रीजन में साइक्लोन, अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, एपिडेमिक जैसे शॉक्स रेगुलर हैं। तो जो स्टेट फास्टेस्ट हेल्प दे सकता है, उसकी लेजिटिमेसी और गुडविल दोनों बढ़ते हैं। स्लाइड इसी बात को बोलती है।
इंडिया शेयर्ड इकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज को यूज करके डिजास्टर डिप्लोमेसी को सॉफ्ट पावर इंस्ट्रूमेंट बनाता है और अपने आप को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में प्रोजेक्ट करता है। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का सिंपल मतलब है ऐसा मेजर स्टेट जो रीजन में ओवरऑल सेफ्टी और रिस्पॉन्स कैपेसिटी को प्लस में ले जाए। टाइमलाइन विजुअल देखो, 2004 सुनामी, 2015 ऑपरेशन मैत्री इन नेपाल, 2020 वैक्सीन मैत्री और प्रेजेंट साइक्लोन मोचा रिलीफ। ये एग्जाम्पल्स रैंडम नहीं है, ये एक पैटर्न दिखाते हैं। इंडिया क्राइसिस के वक्त फर्स्ट रिस्पॉन्डर इमेज बिल्ड कर रहा है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर का मतलब जो सबसे पहले सब्सटेंशियल हेल्प लेकर पहुंच जाए। फॉरेन पॉलिसी में स्पीड खुद मैसेज होती है। अगर आप 48 घंटे में एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, हॉस्पिटल सपोर्ट, एनडीआरएफ टीम्स और रिलीफ सप्लाईज भेज देते हो तो नेबर्स को सिर्फ एड नहीं मिलती, उन्हें रिलायबिलिटी का सिग्नल मिलता है। स्लाइड के नीचे फर्स्ट रिस्पॉन्डर HADR आर्किटेक्चर का चार्ट है। एयर एसेट्स, मैरिटाइम एसेट्स और स्पेशलाइज्ड पर्सोनेल 3 मेजर ब्लॉक्स के रूप में दिखाए गए हैं। C-17 ग्लोब मास्टर, हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स, हॉस्पिटल शिप्स, एम्फीबियस प्लेटफॉर्म्स, एनडीआरएफ टीम्स, मेडिकल कॉर, ये सब मिलकर मल्टी डोमेन रिस्पॉन्स सिस्टम बनाते हैं। HADR का फुल फॉर्म ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ है। इसका मतलब सिर्फ राशन बांटना नहीं, सर्च एंड रेस्क्यू, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, फील्ड मेडिसिन, लॉजिस्टिक्स रेस्टोरेशन और कम्युनिकेशन सपोर्ट सब। तो डिजास्टर डिप्लोमेसी तभी क्रेडिबल होती है जब स्टेट के पास रियल ऑपरेशनल बैकबोन हो। अब एक और लेवल डीपर जाओ, क्या ये सिर्फ गुडविल के लिए होता है? नो, नॉट एग्जैक्टली। गुडविल इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही स्ट्रेटेजिक एक्सेस, मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी, पार्टनर ट्रस्ट और रीजनल लीडरशिप भी स्ट्रेंथन होती है। जब इंडिया किसी क्राइसिस में क्विकली ऑपरेट करता है तो उसके इंस्टीट्यूशंस प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंस दिखाते हैं। नेबरहुड में नैरेटिव्स भी शेप होते हैं, कौन केपेबल है, कौन रिलायबल है, कौन एब्सेंट था। CDRI का पॉइंट इसको और मैच्योर बनाता है। कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर रिएक्टिव रिलीफ से प्रोएक्टिव रेजिलियंस की तरफ शिफ्ट दिखाता है। स्लाइड में क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अराउंड फाइनेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जियोस्पेशियल मैपिंग और आउटकम्स जैसे रिड्यूस्ड डिसरप्शन, प्रिजर्व्ड सप्लाई चेन्स, लोअर्ड कैजुअल्टीज दिख रहे हैं। इसका मतलब इंडिया सिर्फ डिजास्टर के बाद बैंडेज नहीं लगाना चाहता, पहले से सिस्टम्स रेजिलिएंट बनाना चाहता है। ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग है, लेकिन यहां भी एक चेक जरूरी है। डिजास्टर हेल्प को कोअर्सिव या सेल्फ एडवर्टाइजिंग प्रोजेक्ट नहीं लगना चाहिए। डिग्निटी, कंसेंट और लोकल कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है, तभी सॉफ्ट पावर जेन्युइन बनेगी। तो फाइनल लेसन सिंपल है, नेबरहुड पॉलिसी सिर्फ बॉर्डर्स, ट्रेड और सिक्योरिटी डील से नहीं चलती। क्राइसिस के वक्त जो स्टेट इंसानी लेवल पर खड़ा होता है, वही स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट सबसे गहरा बनाता है। यही डिजास्टर डिप्लोमेसी का रियल फॉरेन पॉलिसी पावर है।